Good morning to all of you. Welcome in chemistry class. Let's continue some basic concept of chemistry. In previous video we discussed Dalton's atomic theory, atomic mass, average atomic mass, and we also start the molecular mass. तो उसमें मैं आपको कह रहा था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया कि बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है। तो वहाँ पर हमने कहा कि जब बेटा एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है, एटम्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये एटम्स आपस में कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और वहाँ पर हमने ये भी कहा कि एटम कंबाइंड क्यों होते हैं, तो वहाँ पर हमने कहा था कि एटम्स जो होते हैं उन एटम्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और एटम की एनर्जी ज़्यादा होने के कारण से ये जो एटम्स हैं इनका फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए इनका फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, वो आगे बात करेंगे। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब देखिए एटम मॉलिक्यूल को मैं कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि ये मेरे पास में कोई भी मैटर है, इस मैटर का वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज एटम, और एटम जो है ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट्स राइट। फिर क्या होता है बेटा, फिर ये जो एटम है ये भी कोई दूसरा एटम है, ये भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, और फिर ये एटम एटम आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, ये भी एटम है, ये भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कंबाइंड हो जाते हैं और कंबाइंड हो करके एक स्टेबल स्पीसीज बना लेते हैं। तो ये मेरे पास एक स्पीसीज बन गई है जो कि स्टेबल होगी। दैट्स राइट, ये स्पीसीज स्टेबल होगी। इस पूरी स्पीसीज को मैं कहूँगा मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ये आपके पास पूरा का पूरा कोई भी मैटर है, तो इस मैटर की वो सबसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज जिसका फ्रीली एक्जिस्टेंस होता है दैट नॉन एज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल और एटम देखना, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका फ्रीली एक्जिस्टेंस नहीं होगा नॉन एज एटम, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल या सबसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज जिसका फ्रीली एग्जिस्टेंस होता है, फ्रीली एग्जिस्टेंस होता है, नॉन एज मॉलिक्यूल। तो एटम को और मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि एटम जो होता है ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मटेरियल का, और मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी मटेरियल का, बट इस पार्टिकल का फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं होगा, और ये कंबाइंड होकर के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बनेंगे, स्मॉलेस्ट स्पीसीज बनेगी जिसका फ्रीली एग्जिस्टेंस होगा, दैट नॉन एज मॉलिक्यूल। दैट्स राइट। अब आपको एटम जो है उस एटम का मास नॉन है, इस एटम का भी मास नॉन है, तो फिर आप मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास किसे कह देंगे बेटा, मॉलिक्यूलर मास हम कह देंगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के वन मॉलिक्यूल का जो मास होगा दैट नोन एज मॉलिक्यूलर मास, इसी को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखिएगा, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालना है, तो जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। आपको क्या करना है, जो एटम्स हैं इनके मास का क्या कर देना है, सम कर देना है, तो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। दैट्स राइट। और वो सम करने में भी थोड़ा शॉर्ट क्या रहेगा, शॉर्ट ये रहेगा कि इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम्स। उनके मास को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उनके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करने के बाद उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो बेटा आपके पास में मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4, ठीक है ना, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास CH4 का। मीथेन में क्या क्या है बेटा, मीथेन के अंदर CH और 4। तो अगर आपको इसके पूरे मॉलिक्यूल का मास चाहिए तो इसमें कौन कौन से एटम्स हैं, कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 4 एटम है। तो कार्बन का एटम, हाइड्रोजन का एटम्स हाउ मच 4। तो आपको क्या करना है, कार्बन का मास लिखना है, हाइड्रोजन के मास को 4 टाइम ऐड करना है, या फिर क्या कीजिएगा, मास ऑफ कार्बन लिखेंगे और
मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे और इसे 4 टाइम ऐड करोगे, इससे ज़्यादा इजी रहेगा कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करके और फिर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। दैट्स राइट। तो यहाँ कार्बन कितना है, कार्बन 1 है तो 1, और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास लिख दीजिए प्लस में 4 कोने 4 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई क्या कर दीजिएगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इतना, 4 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इतना, दोनों को सम करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। दस राइट। सारी वैल्यूज को यहाँ पे रख दीजिए, रखने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, रखने के बाद आपके पास में जो आ जाएगा वही आपका कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। दस राइट। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आपको कहा जाए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए। ठीक है बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये लीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसका मास कैलकुलेट करने के लिए, कार्बन का एटम कितना है 6, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से, उसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक कितना है 12 है, तो फिर क्या कीजिएगा प्लस में 12। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई किसको कीजिएगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, प्लस में ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ से 6, तो 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये पूरा का पूरा सॉल्व कीजिए, ये पूरा सॉल्व कीजिए, ये पूरा सॉल्व कीजिए, तीनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपके पास इसका आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। दैट्स राइट। ऐसे करके आप किसी का भी मॉलिक्यूलर जो मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक मास से रिलेटेड है वो है हमारा फॉर्मूला मास। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला मास क्या होता है, ठीक है बेटा, तो देखिएगा फॉर्मूला मास क्या होता है, ये भी आपको समझना है। फॉर्मूला मास देखिएगा बेटा, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं डू नॉट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज कोवेलेंट कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना बेटा, वो आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड की तरह डिस्क्रीट या सेपरेट मॉलिक्यूलर यूनिट में एग्जिस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे वाटर, वाटर जो है बेटा, तो ये जो वाटर है ये तो वाटर के अंदर तो इसकी सेपरेट यूनिट्स होती हैं। वाटर का एक मॉलिक्यूल H2O, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल H2O, तीसरा मॉलिक्यूल H2, ये ऐसे पाया जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कहीं भी अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल है तो वहाँ पर आपके पास में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, इस तरीके से डिस्क्रीट यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। और डिस्क्रीट यूनिट्स प्रेजेंट, इसका मतलब मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो इनका आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। दैट्स राइट। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो तो बेटा डिस्क्रीट यूनिट्स में या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका तो हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इस तरीके से डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे बात कर रहा है सॉलिड स्टेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगर आपके पास में सूखा नमक है सोडियम क्लोराइड, ठीक है बेटा, तो सोडियम क्लोराइड में जो है आप फॉर्मूला लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड का। ठीक है ना, क्या होता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ऐसा आपने कहीं पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासों में, सोडियम क्लोराइड को हम क्या लिख देते हैं, NaCl लिख देते हैं। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड का आपने NaCl जो लिखा, सोडियम क्लोराइड का जो NaCl लिखा, एक्चुअल में ये इसका मॉलिक्यूल नहीं है, ये इसका फॉर्मूला है। मॉलिक्यूल नहीं है, फॉर्मूला है। फिर आप कहोगे सर ऐसे कैसे मॉलिक्यूल नहीं है फॉर्मूला है, तो देखो बेटा, जो सोडियम क्लोराइड होता है ये एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होता है, कुछ इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा आपको 11th क्लास में कहीं 12th क्लास में कहीं पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता ये है कि इसमें जैसे यहाँ पर ये सेंटर मान लीजिए, अगर यहाँ इस सेंटर की बात करूँ तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर पर बेटा मान लीजिए यहाँ पर बैठा है Na, तो इसको मैं मान लो ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ पर Na है, ठीक है। अब ये जो Na पॉजिटिव तो होता है ना सोडियम आयन, ये सोडियम आयन क्या करता है, चारों तरफ देखना, इधर कौन सी तरफ, ये पीछे की तरफ, यहाँ पर है क्लोराइड, Cl नेगेटिव को मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है बेटा, क्लोराइड से। इधर आगे की तरफ भी क्लोराइड से, इस तरफ भी क्लोराइड से, इस तरफ भी क्लोराइड से, और ऊपर की तरफ भी, यहाँ ऊपर की तरफ भी क्लोराइड से, और ऐसे नीचे की तरफ भी यहाँ क्लोराइड से, ठीक है ना। तो ये जो एक Na पॉजिटिव होता है, ये एक Na पॉजिटिव पीछे, आगे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, चारों तरफ क्लोराइड आयन जो है ना, उन क्लोराइड आयनों से सराउंडेड होता है। उसी तरीके से ये जो क्लोराइड आयन है ना, ये वाला, इस क्लोराइड आयन को देखिएगा, ये जो क्लोराइड आयन है इसको देखिएगा, ये इधर सोडियम आयन होगा, इधर सोडियम आयन होगा, नीचे सोडियम आयन होगा, ऊपर सोडियम आयन होगा, इस तरफ आगे इधर सोडियम आयन होगा, ठीक है ना। तो देखो ये पीछे, आगे, नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, चारों तरफ सोडियम आयन से सराउंडेड होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये सोडियम होगा, तो ये वाला जो क्लोराइड है ना, इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर नीचे होगा, फिर ऊपर होगा। तो ये जो पूरा का पूरा बड़ा सा जो NaCl का लैटिस होता है, इस लैटिस में कहीं पर भी NaCl की ऐसे डिस्क्रीट यूनिट नहीं होंगी कि एक Na और एक Cl आपस में बॉन्डेड हो, ऐसा नहीं होता बेटा। यहाँ एक जो Na है वो चारों तरफ 6 Cl नेगेटिव से सराउंडेड होता है, और एक जो Cl होता है क्लोराइड आयन, वो चारों तरफ 6 Na पॉजिटिव आयनों से सराउंडेड होता है। दैट्स राइट, चारों तरफ 6 Na पॉजिटिव आयनों से सराउंडेड होता है, ठीक है। इन सच कंपाउंड पॉजिटिव आयन जैसे सोडियम आयन एंड नेगेटिव आयन जैसे क्लोराइड आयन entities are arranged in a three-dimensional structure. One Na positive ion is surrounded by 6 chloride ion and vice versa. That's right. एक जो Na पॉजिटिव आयन है वो 6 Cl नेगेटिव आयन से सराउंडेड होता है, और एक जो Cl नेगेटिव आयन है वो 6 Na पॉजिटिव आयन से सराउंडेड होता है। ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है किसका, आयनिक कंपाउंड्स का। कोवलेंट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कोवलेंट कंपाउंड में वाटर कोवलेंट कंपाउंड है, तो वाटर में तो सीधा क्या होता है, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है, H2O। CO2 है तो कार्बन 2 ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है, ऐसे होता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड में जो पॉजिटिव आयन है वो सर्टेन नंबर ऑफ नेगेटिव आयनों से सराउंडेड होता है, एंड नेगेटिव आयन ऑल्सो सराउंडेड बाई अ फिक्स नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स। दैट्स राइट। तो फिर इसका मॉलिक्यूल क्या बने, तो एक्चुअल में मॉलिक्यूल कुछ है ही नहीं। तो आयनिक जो कंपाउंड होते हैं एक्चुअली उनका कोई सेपरेट या डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं होता कि ये इससे बॉन्डेड है बस, केवल ये इससे बॉन्डेड है, ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या करना पड़ता है, तो इन आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इनका फॉर्मूला लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है बेटा, हमें इनका फॉर्मूला लिखना पड़ता है। दैट्स राइट। और फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला जो हम निकालते हैं ना बेटा, इनका फॉर्मूला वो हम रेशियो कैलकुलेट करके निकालते हैं कि ये जो हमारे पास में एक लैटिस बना है, इस लैटिस के अंदर हम ये काउंट करेंगे कि टोटल Na पॉजिटिव आयन कितने हैं। तो जब हम यहाँ काउंट करते हैं तो हमें पता लगता है कि टोटल Na पॉजिटिव आयन 8 है या 10 है, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल जो Cl नेगेटिव आयन है वो भी काउंट करते हैं, तो वो भी 8 ही आते हैं। और फिर हम इन दोनों का जब रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो रेशियो आता है 1:1। इसका मतलब इस पूरे के पूरे आयनिक कंपाउंड में अगर एक Na है तो उसके साथ एक Cl बॉन्डेड है, दोनों का रेशियो 1:1 है। दैट्स राइट। इसलिए हम NaCl का क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूल नहीं लिखते, उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये NaCl का एक्चुअल में फॉर्मूला है। दैट्स राइट, NaCl का फॉर्मूला है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें तो जब मॉलिक्यूल ही नहीं होता
तो उनका मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें तो कैटायन और एनायन जो सराउंडेड है एक दूसरे से, उनके नंबर्स का रेशियो कैलकुलेट करके उनका फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है। दैट्स राइट। और फॉर्मूला अगर आपने ये कैलकुलेट किया है तो अब इस फॉर्मूला का जो मास आएगा दैट मास नोन एज फॉर्मूला मास। तो बेसिक अंतर है, कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है। और आयनिक जो कंपाउंड होते हैं बेटा वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होते हैं, इसलिए आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनका क्या कैलकुलेट किया जाता है, वो फॉर्मूले के फॉर्म में पाए जाएंगे, इसलिए उनका फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया जाता है। दैट्स राइट। द वर्ड फॉर्मूला यूनिट इज यूज्ड फॉर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर आयंस। दैट्स राइट। फॉर्मूला यूनिट किसको कहेंगे? ऐसा द वर्ड फॉर्मूला यूनिट इज यूज्ड फॉर दो सबस्टांस, ऐसे सबस्टांस जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, आयंस होते हैं, उनके लिए हम फॉर्मूला यूनिट कैलकुलेट करते हैं। That's right. The formula unit mass of a substance is a sum of the atomic masses of all atoms in the formula unit of a compound. That's right. किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला आपने लिखा है उस फॉर्मूला के अंदर जो जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास का क्या कर दीजिएगा, सम कर दीजिएगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, फॉर्मूला मास आ जाएगा। तो NaCl जो है इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं कहा जाएगा, कैलकुलेट वैसे ही करना है, लेकिन क्या कहना पड़ेगा, इसे मॉलिक्यूलर मास ना कह करके फॉर्मूला मास कहना पड़ेगा, क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। ऐसे ही आपको पता है क्या लगेगा कौन कौन सा आयनिक कंपाउंड है बेटा, तो NaCl आयनिक कंपाउंड है, KCl जो है ये आयनिक कंपाउंड है, CaCl2 ये आयनिक कंपाउंड है। दैट्स राइट, ये आयनिक कंपाउंड है। ये आप आगे की जब केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप सीखेंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन सा आयनिक कंपाउंड होते हैं और कौन से कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। तो NaCl जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसलिए ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये फार्मूला के फॉर्म में, या इसका फार्मूला आपको डेरिवेट करना पड़ेगा, इसलिए इनका हम फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। मास कैसे कैलकुलेट करना है, तरीका वही है, सिस्टम वही है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड हैज़ अ फार्मूला यूनिट। कौन सी फार्मूला यूनिट होती है सोडियम क्लोराइड में? NaCl फार्मूला यूनिट होती है। दैट्स राइट, क्योंकि जब हम Na और Cl के नंबर्स का रेशियो कैलकुलेट करते हैं ना तो 1:1 आता है, इसलिए फॉर्मूला यूनिट क्या बनेगी इसकी, NaCl। अब इसका मास कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, इट्स फॉर्मूला यूनिट मास या फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, कैन बी कैलकुलेटेड एज Na कितना है 1, Na का मास 23, क्लोरीन कितना है 1, क्लोरीन का मास कितना 35 होता है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को सम कर दीजिए, यह लीजिए फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड भी आयनिक कंपाउंड है, इसका मास भी ऐसे निकालना है, क्या करना है, क्लोरीन का मास लिख दीजिएगा और कैल्शियम का मास लिखेंगे और फिर क्या करना है आपको, क्लोरीन का मास लिख के 2 से क्या करना है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यह लीजिए। तो कैल्शियम का मास कितना होता है 40, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए क्लोरीन का, ये आपके पास आ गया है। इस तरीके से हम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, बट आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें डिस्क्रीट कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता बेटा, इसलिए उनका हम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। दैट्स राइट, ये हो गया आपके पास में मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मोल कंसेप्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ये हम इसका एक पूरा सेपरेट बड़ा सा अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट जो है बेटा ये हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।